Good morning, class. Today I will explain you about a structure of atom. But before explaining structure of atom, I will first explain you what is atom. You have read in previous classes also about atom, but I am explaining it again. That is, an atom is the smallest particle of an element that displays the properties of that element. It takes part in chemical reaction. मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है कि एटम क्या है। एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल है किसका, एलिमेंट का। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी एलिमेंट की, आप बात कर लीजिए, सपोज़ कर लीजिए मैंने बात की एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम जो है एक एलिमेंट है। इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किससे बने हैं, एटम से बने हुए हैं। ठीक है, अब एटम क्या करता है, ये तो फर्स्ट पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया कि एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, एटम है। मतलब सारे एलिमेंट किससे बने हैं, एटम से बने हैं। फाइन। उसके बाद जो एटम है वो प्रॉपर्टी बताता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की। जैसे मान लो अगर मैंने एग्जांपल दिया एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का जो एटम है वो बता देगा कि एल्युमिनियम जो है वो किस तरह का एलिमेंट है। वो मेटल है, नॉन मेटल है, रिएक्टिव है, नहीं रिएक्टिव है, क्या है, वो सारा कुछ कौन बता देगा आपको, एटम। अगर हम एटम पढ़ लेंगे, एल्युमिनियम के एटम की स्टडी करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि एल्युमिनियम किस तरह का एलिमेंट है। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ ये कि एटम जो है वो केमिकल रिएक्शंस में जो पार्टिसिपेट करता है। जैसे अगर हम लोग एल्युमिनियम को किसी भी चीज़ से रिएक्ट कराएंगे तो एक्चुअली एटम आर टेकिंग पार्टिसिपेशन इन केमिकल रिएक्शन, क्योंकि वो जो भी एलिमेंट है वो किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। तो कौन पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, एटम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। द साइज ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट कॉल्ड एंगस्ट्रॉम। ये याद रखिएगा कि जो एटम है, क्योंकि एटम बहुत 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 छोटा होता है, तो उसके लिए हम लोग एक यूनिट यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं एंगस्ट्रॉम। तो एटम का जो साइज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम एंगस्ट्रॉम यूनिट यूज़ करते हैं। जैसे मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, उसी तरह से एंगस्ट्रॉम भी एक यूनिट है जो एटम के साइज़ को एक्सप्रेस करता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर आप मीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा -10, 10⁻⁻10 हो जाएगा। तो ये आप मीटर में भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ सेंटीमीटर में लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा हाइड्रोजन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो सबसे छोटा होता है। मैं बताऊंगी कैसे होता है जब आपको इसका स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए कि एटम जो है ना वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलके बना है। या हम ये कह दें कि एटम में 3 सब पार्टिकल्स होते हैं। जो एटम है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना है। आपको मालूम होगा वो नाम, मगर मैं फिर भी बता रही हूँ बिकॉज मुझे स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताना है, इसलिए मुझे ये एक बार रिवीजन ज़रूरी है। तो पहला है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये 3, इनको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। एटम के ये क्या है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। एटम इनसे ही मिलके बना है। फाइन। इलेक्ट्रॉन क्या है, ये निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको हम स्मॉल ई और उसके ऊपर छोटा सा माइनस दिखाते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट करते हैं, स्मॉल ई लिखेंगे और छोटा सा माइनस दिखाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट करते हैं ऐसे। ये क्या है, निगेटिवली चार्ज होता है। इसको किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया है। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने। नेक्स्ट है आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम स्मॉल पी से दिखाएंगे और ऊपर छोटा सा पॉजिटिव चार्ज बना देंगे। ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसको किसने डिस्कवर किया, ई गोल्डस्टेन ने। देन है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, तो हम स्मॉल एन लिखते हैं और ऊपर छोटा सा ना ज़ीरो लाइक बना देते हैं, या वो आप कुछ भी कह लो, वो उसमें मतलब नो चार्ज दिखा रहा है, नो चार्ज है, या हम इसको न्यूट्रल भी कहते हैं। ये किसने डिस्कवर किया है, ये चैडविक ने डिस्कवर किया। फाइन। अब क्योंकि एटम के अंदर एक और चीज़ होती है, यू ऑल नो, दैट इज़ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है वो किसने डिस्कवर किया है, रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया।
ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए ये सारा किसको किसने डिस्कवर किया है, बिकॉज चार्ज तो आपको मालूम ही है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर बात करते हैं तो हमें पता है कि एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जो ये दिस इज़ न्यूक्लियस, यही क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। देखो अब ये न्यूक्लियस है, अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, मैंने पी लिखा हुआ और एन लिखा हुआ है। पी मीन्स प्रोटॉन और एन मीन्स न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, वो रिवॉल्व करता रहता है बाहर शेल में, ठीक है। दैट विल स्टडी, ये हम पढ़ेंगे। इट मीन्स दैट हम ये कह सकते हैं ना, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि एटम जो होता है वो इस तरीके से हो सकता है। एटम इसमें आपके एक तो आपका इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिवली चार्ज होता है, जो रिवॉल्व करता रहता है। दूसरा आपका न्यूक्लियस आ जाता है और इसी न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल मौजूद होते हैं। वो 2 पार्टिकल कौन से हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर ये है ना। प्रोटॉन ये पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल है, मीन्स नो चार्ज। ये हमारा एटम का इस तरह से स्ट्रक्चर हुआ कि एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर रिवॉल्व करता रहता है और एटम के अंदर सेंटर में क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है। उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। अब हमें डिफरेंट एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर पढ़ने दे, जो अलग, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो हम सारे एलिमेंट्स की तो नहीं, लेकिन कम से कम 30 एलिमेंट्स की, फर्स्ट टू 30 एलिमेंट्स की हम स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखेंगे उनका, कि उनका किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है उनके उसमें शेल में किस तरीके से ऑर्गेनाइज है, ओके। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं कि पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है तो हम किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसके हम कॉन्फ़िगरेशन आराम से लिख सकते हैं कि वो शेल में किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैं ट्रैक से हट रही हूँ क्योंकि बीच में आ गया एटॉमिक नंबर है, क्योंकि अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं मालूम होगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से है, राइट। तो लेट मी एक्सप्लेन एटॉमिक नंबर फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन। तो एटॉमिक नंबर हमारा है द नंबर ऑफ proton in the nucleus of an atom of an element is known as atomic number of that element, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज जेड, जेड से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। और मैं बता दूँ आगे कि और एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ लिख देती हूँ मैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का ही कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। रिवॉल्व कौन करता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। तो हमें ये देखना है कि जो एटम है उसके कितने शेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन मूव करता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए अगर हम, क्योंकि यहाँ पे हम शेल और ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट शेल, या हम उसको ऑर्बिट कह देते हैं। यहाँ पे हम जो शेल और ऑर्बिट की बात कर रहे हैं वो ये है, हम लोग बात कर रहे हैं के एल एम एन। हम बेसिकली यहाँ पे 4 शेल की बात कर रहे हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल की बात कर रहे हैं, या हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं इनको। वी आर टॉकिंग अबाउट इट कि जो हम जो एटम का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी शेल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। तो एटम जो है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एटम ऐसा है कि एक इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया और एक बस आउटर शेल हो गया। एक शेल नहीं होते, कई शेल्स होते हैं। तो वो शेल कौन से हैं? के शेल है, एल शेल है, एम शेल है और एन शेल है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना शेल में, वो इस फार्मूला पे चलता है 2n²। यहाँ पे ये किस फार्मूले पे इसमें इलेक्ट्रॉन हम डालते हैं? 2n²। n क्या हो गया आपका? नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। तो नंबर ऑफ शेल के क्या है? फर्स्ट शेल है ना, पहला शेल है। तो पहले शेल में n का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 आ गए, राइट। दूसरा आपका एल शेल, यानी कौन सा नंबर हुआ? ये सेकंड नंबर का हो गया। इसको इसमें वैल्यू पुट करो, ये वाला 2 × 2⁻²। तो क्या हो जाएगा? 2 × 4 × 8। इसका मतलब हो गया एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सिमिलरली एम शेल का कीजिए आप। एम शेल में 2 × 3⁻²। 3 क्यों लिखा? क्योंकि ये थर्ड शेल है। ये पहला शेल हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 शेल हैं। तो थर्ड है तो इसलिए मैंने यहाँ थर्ड लिखा, क्योंकि ये फार्मूला हमें लगाना है। तो अब लगाओ फार्मूला, 2 × 3 = 9 = 18। मतलब इसमें कितने मैक्सिमम में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। नॉ नेक्स्ट है आपका एन शेल, दैट इज़ 4th नंबर शेल। इसमें आप 4 का हो गया, 4 से स्क्वायरिंग करिए। 2 × 4 = 16, 16 × 2 = 32। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेल में, वो आएंगे आपके के शेल में। ये कौन से फार्मूला पे बेस्ड है? 2n² पे। इसलिए ये n क्या है? नंबर ऑफ शेल। तो पहला शेल के है तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। एल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 8 जाएंगे। एम में मैक्सिमम कितने जाएंगे? 18 जाएंगे। और एन में 32 जाएंगे, राइट। अब हम ये देखेंगे कि हम इनको किस तरीके से अरेंज करते हैं। अगर मान लो हम बात करते हैं किसी भी एलिमेंट की, आप बात कर लो, सपोज़ कर लो मैंने ऑक्सीजन की बात की, ठीक है, मैं ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ। अब ऑक्सीजन देखो, मैंने ये इसीलिए आपको बताया कि अभी यहाँ पे एटॉमिक नंबर, क्योंकि आपको एटलीस्ट 1 से लेकर 30 तक के सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो बहुत ईज़िली आप उनके इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और बहुत ईज़िली उससे आप वैलेंसी निकाल सकते हैं, राइट। तो आपको उनका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जब हम इलेक्ट्रॉन को शेल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमें पता रहेगा कितना इलेक्ट्रॉन है, उस हिसाब से तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमें पता ही नहीं कितने इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखना है, तो कैसे करेंगे? तो अगर हमें मालूम है कि ऑक्सीजन जो होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना है? 8 है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। तो एटॉमिक नंबर 8 है, इट मीन्स दैट कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो 8 है। अब इसको हम दिखाते हैं इस तरीके से। ये हमने बना लिया, ये आपका प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, ठीक है। अब क्योंकि हमें आ रहे कितने शेल होते हैं? के
देन L, उसके बाद आ जाता है हमारा M शेल। ठीक है, ये 4 शेल होते हैं हमारे। फाइन, ये तो नॉर्मल हमारा 4 शेल हो गया। K में मैक्सिमम 2 जाएंगे, L में हमारे 8 जाएंगे, M में 18 जाएंगे और N में 32 जाएंगे। ये तो एक नॉर्मल है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, जिसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन को हम पहले डिस्ट्रीब्यूट करें शेल में, तो ये हमारा हो जाएगा, पहले में कितना मैक्सिमम जाएगा, 2 जाएगा। अब 2 चला गया तो अब 8 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा, 6। तो इसका मतलब हुआ L में 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, राइट। तो अब हम जब अगर ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑक्सीजन के एटम का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा। वो ऐसा बनेगा आपका, सबसे पहले आपका आ जाएगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, और फिर ये पहला शेल K शेल होगा आपका, जिसमें आप कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से दिखा दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका जाता है L शेल। L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 6 दिखा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। ये आपका ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर, जो ऑक्सीजन एटम है उसका स्ट्रक्चर बन गया ये, कि अगर हम एक ऑक्सीजन एटम को देखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, राइट। अब हमें अब देखो, इसी से हम वैलेंसी निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया ना कि एटॉमिक नंबर अगर आपको याद है तो आप उससे स्ट्रक्चर भी बना लेंगे और उससे आप उसकी वैलेंसी भी निकाल लेंगे। अच्छा, हम वैलेंसी जो है ना वो मैं एक अलग क्लास में आपको इसके अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दूँगी वैलेंसी का। पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे ही और बात कर लेते हैं। ये तो मैंने सिर्फ ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। ऑक्सीजन में हमने क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट। अब मान लो कि सोडियम है, सोडियम का भी आप इजली कर लेंगे, मुझे पता है। सोडियम भी इजी है आपके लिए। सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है, तो सोडियम का जो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसका मतलब हुआ सोडियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 11 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, राइट। तो अब हम सोडियम में, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं। सोडियम एटम को अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। तो पहले मैं लिख रही हूँ KLMN, ये 4 शेल है ना। हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। अब 11 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करो, 2, K में कितना मैक्सिमम जाएगा, 2 जाएगा। अब 11 में से 2 माइनस करो, कितना आ गया, 9। तो 9 में से 8 किस में चला जाएगा, L में चला जाएगा। 8 और 2 10 हो गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो 1 आपका M शेल में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफैक्ट आप सिलिकॉन का कर लीजिए। सिलिकॉन जो होता है उसका क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो 14 होता है, ठीक है। तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 14 है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन करो, ठीक। तो इसमें कैसे आ जाएगा, 8 हो गया, तो 10 हो गया, 10। अब कितना बचा हमारे पास, 4। तो M में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से हो गया। अगर हम आर्गन की बात करते हैं, आर्गन भी एक एलिमेंट है, उसका होता है आपका 18। तो उसको आप इस तरीके से कीजिए KLMN, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 8 तक आ जाएगा। तो यहाँ पे ये फुल हो गया। यहाँ पे ये आपका ये स्टेबल 8 को हम बेसिकली मान लेते हैं यहाँ पे। तो ये इस तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन प्रॉब्लम अब आएगी डिस्ट्रीब्यूशन में, जब हम पोटेशियम से करना शुरू करेंगे। पोटेशियम है, सोडियम है, स्कैंडियम, वैनेडियम, जब हम इनका करेंगे तो थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आएगी। मैं वही आपको समझाना चाह रही हूँ। पोटेशियम जो है उसका होता है
19 एटॉमिक नंबर। और अगर हम KLMN की बात करते हैं तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा, 2 होगा, 8 होगा, 8 to 10। अब आप मुझसे बोलेंगे कि मैम यहाँ पे ये कितना होना चाहिए, यहाँ पे 9 होना चाहिए। होना भी चाहिए क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 18 आते हैं, तो 9 बचा तो 9 यहाँ पे हम डाल देंगे। लेकिन बेटा हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हमें क्या है, वैलेंसी भी फाइंड आउट करनी है इनकी, थोड़ा इनको स्टेबल भी बनाना है। तो इसलिए ये रूल है कि हम क्या करते हैं, हम पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 8 ही इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम जो रिमेनिंग 1 है उसको डाल देंगे, राइट। यहाँ पे हम 8 ही, आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे 18 आता तो 9 आपने क्यों नहीं लिखा, आपने 8 क्यों लिखा है। उसकी वजह ये कि हम यहाँ पे 8 लिखते हैं क्योंकि हमें वैलेंसी भी फाइंड आउट करना है और थोड़ा सा इनको स्टेबल भी बनाना है, तो हम यहाँ पे 8 ही लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, पोटेशियम हो गया। उसके बाद कैल्शियम का भी आप ऐसे कर लेंगे, कैल्शियम में यहाँ पे 8 ही रहेगा लेकिन यहाँ पे 2 हो जाएगा। हमें याद ये रखना है कि N में हम 2 से आगे नहीं बढ़ते हैं। जैसे मैं एक बार बता दूं फिर से, 20 का हम कर रहे हैं, तो जब आप 9th में जाएंगे ना, जब आप पढ़ेंगे इस PDF, तो आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा कि यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया है। अब इसका हम बनाएंगे 2 8, और इसमें भी हम 8 ही रखेंगे और इसमें हम 2 डालेंगे, राइट। यहाँ पे हम 2, पहले हम क्या कोशिश हमारी ये होगी कि N शेल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन पहले भर जाए, उसके बाद अभी अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तब हम M शेल में फिल करेंगे। आई एम रिपीटिंग, मैं फिर से बता रही हूँ कि जब हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं KLMN वाला, तो उसमें हमारी ये कोशिश होती है कि N शेल में एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाए, देन हम M शेल को फिल करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, उसके बाद हमने M शेल को फिल किया, ठीक। तो ये तो 20 तक तो ठीक है। अगर हम 20 के बाद की आगे की बात करें तो 20 के आगे आ जाता है आपका स्कैंडियम में। तो चलो मैं डायरेक्ट आ जाती हूँ आयरन पे, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आयरन जो है उसका होता है 26। फाइन, अब करो KLMN, इसमें 2 चला गया 8, फाइन। और मैंने क्या बोला कि इसमें कम से कम आप कितना डालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। अब कितना आपका रिमेनिंग बच जाएगा इलेक्ट्रॉन, वो देखिए, आपका रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचेगा 14। तो फिर हम M में 14 इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं, राइट। उसी तरह से अगर हम कॉपर का करेंगे तो कॉपर में भी ऐसे ही होगा। कॉपर का आप करके देख लीजिए, कॉपर का जो होता है वो 29 होता है, तो कॉपर में भी इसी तरीके से हो जाएगा। KLMN करो, उसके बाद इसको कर लो आप 2, आप करो 8 करो, इस तरीके से आप इसको फिल कीजिए। यहाँ पे 2 डाल दीजिए, तो कितना हो गया, 8 और 2 10 और 2 12 हो गया ना। अब आपका कितना बच गया, तो आपका बच गया 17। इस तरीके से आपका ये फिल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम जिंक का करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि अभी आप 30 तक याद कीजिए और 30 तक का आपको पता होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होगा तो आप आराम से वैलेंसी निकाल लेंगे। तो जिंक का होता है 30, ठीक है। एटॉमिक नंबर दैट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। तो इसका करो, 2 हो गया, 8 हो गया, ये कितना, इसमें मैंने 2 डाल दिया तो बच गया आपका 8, ये हो जाएगा आपका 18। ये आपका जिंक का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। समझ में आया। सिर्फ आपको यहाँ पे याद रखना है, पोटेशियम और कैल्शियम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि पोटेशियम में हम सिर्फ M में 8 ही डालते हैं और फिर 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है पहले हम N शेल में डालते हैं। ये अब रूल है, अभी फ़िलहाल आप इतना ही याद समझ लो इसको, बिकॉज जब आप 9th में जाएंगे आप वहाँ पे SPDF जब आप पढ़ेंगे ना, तो अब आपको ये क्लियर और अच्छे से होगा। क्योंकि मैं अभी आपको ये पढ़ा नहीं रही हूँ, तो आप बस इतना याद रखिए कि हम कोशिश ये करते हैं कि पहले N शेल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, देन जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है फिर उसको हम M शेल में फिल कर देते हैं। तो इसलिए ये इस तरीके से होता है।
इसमें आई थिंक आपको डॉट नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया, अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन आपका आउटर मोस्ट शेल में होता है उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसे हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? जो इलेक्ट्रॉन आपके आउटर मोस्ट शेल में होता है, दैट वी कॉल इट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि अगर हमें किसी का नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पता है तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उससे हम उनकी जो वैलेंसी है वो कैसे निकालते हैं। तो उनकी वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको मतलब प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा रखा है, आप जानते होंगे, पढ़ा होगा आपने प्रीवियस क्लासेस में, तो आपको मालूम होगा। तो देखो, अगर मान लो जब हम वैलेंसी निकालते हैं ना, अगर आउटर मोस्ट शेल में अगर 1, 2, 3 या 4 अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तब तो इनकी वैलेंसी यही हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर आउटर मोस्ट शेल में, जैसे ये आपका M जो है यहाँ पे, इनका आउटर मोस्ट शेल में कितना है? 1 है, तो इनकी वैलेंसी क्या हो गई? 1 हो गई। यहाँ पे सिलिकॉन का 4 है तो इनकी वैलेंसी 4 हो गई। लेकिन अब देखो यहाँ पे देखो, इसमें बता देती हूँ, एन शेल में यहाँ पे पोटेशियम का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है, तो 1 हो गई। सिमिलरली कैल्शियम में 2 है तो 2 हो गई, राइट। लेकिन अगर 1, 2, 3 के अलावा मान लो आउटर मोस्ट शेल में रहता है 5 रहता है, 6 रहता है या 7 रहता है, ठीक है ना। तो 5, 6, 7 रहता है। अब आप सोच रहे हो कि मैम 8 की बात नहीं करी, क्योंकि 8 जो, अगर 8 भी रहता है तो 8 जो होता है वो तो स्टेबल हो गया, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर आउटर मोस्ट शेल में किसी का 8 इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने दिखाया था आर्गन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसको हम इनर्ट गैस कहते हैं या नोबल गैस कहते हैं। ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इसलिए मैं 8 की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में कितना होता है? अगर क्लोरीन का निकालो तो आप देख लो करके, KLMN करो तो इसमें आ जाएगा 2, 8, 7। तो क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि 7 इसकी वैलेंसी होगी, कि वैलेंसी 7 बिल्कुल नहीं है। अगर आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इनमें से कोई भी एक डिजिट रहेगा, तो आपको क्या करना है? अगर 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तब इनकी वैलेंसी निकालने के लिए, तब हम क्या करते हैं? वैलेंसी निकालने के लिए हम 8 में से उसको माइनस कर लेंगे। अगर 5 है तो 8 - 5 करेंगे, 3 आ जाएगा। अगर मान लो किसी के आउटर मोस्ट शेल में 6 है तो 8 - 6 करेंगे, 2 आ जाएगा। किसी का आउटर मोस्ट शेल में 7 है तो 8 - 7 करेंगे तो 1 आ जाएगा। और देखो, अगर 8 - 8 करेंगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया, वैलेंसी क्या होती है? आपने पढ़ रखा होगा कि वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कोई भी एटम जो है, एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वो वैलेंसी कहलाएगी। अब इसमें तो इनकी तो वैलेंसी ही नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो वैलेंसी निकालने के लिए हमें, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो हम वैलेंसी भी ईज़िली निकाल सकते हैं। हमें सबकी वैलेंसी रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें एटॉमिक नंबर अच्छे से याद होना चाहिए। अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है तो हम ईज़िली उनकी वैलेंसी पता कर लेंगे। ओके, आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू।